Good morning, students. वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरएल एकेडमी। 8th एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे थे बेटा ट्राइबल्स एंड डाइकूज एंड विजन ऑफ गोल्डन एज। ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लिव्स, यानी किस प्रकार से जो कॉलोनियल रूल था ब्रिटिश सरकार को यहाँ पर क्या बोला गया, कॉलोनियल जो रूल थे वो ट्राइबल जिंदगी को कैसे कैसे मतलब उनको अफेक्ट हुआ, उनको प्रभावित किया। ठीक है, तो टॉपिक को अपने चैप्टर से रिलेट करते हैं। हमने क्या पढ़ा, जूम कल्टीवेशन पढ़ा था ट्राइबल का, कि कैसे कैसे वो खेती करते थे। हर्ड एनिमल पढ़ा, कैसे वो जानवरों को पालते थे। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि हंटर्स वगैरह थे, गैदर्स वगैरह भी थे, है ना। तो इन सब की लाइफ को और किस प्रकार से प्रभावित किया अंग्रेजी सरकार ने या कॉलोनियल रूल ने। हमने चीफ के बारे में पढ़ा था कि जब सेटल कल्टीवेशन हुआ तो सेटल कल्टीवेशन में जिन लोगों के पास ज़्यादा पावर था, ठीक है, ज़्यादा ज़मीनें थी, या जो ज़्यादा मतलब ब्रिटिश सरकार के मतलब आप कह सकते हो नज़दीकी थी, दे अक्वायर मोर पावर। ठीक है, एंड दे बिकम द चीफ ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लॉन या फिर दैट पर्टिकुलर एरिया, आप कह सकते हो उस पार्ट के वो मालिक बन गए थे, चीफ बन गए थे। तो इन सब को कॉलोनियल रूल ने कैसे प्रभावित किया, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। मतलब ट्राइबल लाइफ को, ट्राइबल की जिंदगी को किस प्रकार से ब्रिटिश या अंग्रेजी सरकार ने प्रभावित किया, या उनके नियमों, कायदे कानूनों में, उनकी जिंदगी में कैसे दखल अंदाजी की। ठीक है, सो फर्स्ट है देखो पावर ऑफ चीफ्स। ठीक है, तो मैंने इनको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि आपको क्या समझना है। यानी चीफ के साथ क्या हुआ, जो सरदार थे, मुखिया थे, कबीले के जो सरदार जिसको बोला जाता था, ट्राइबल के जो सरदार थे, जो चीफ बने हुए थे, उनकी पावर देखो। पहले तो मैंने पावर लिख दी, यहाँ पर पावर क्या लिखी है मैंने, ऑन पॉलिश। इसका मतलब उनके पास क्या थी, खुद की, यानी चीफ हैविंग द ऑन पुलिस, आप कह सकते हो। उसके पास खुद की टीम होती थी, पुलिस होती थी, एक टीम होती थी जो लॉ को मतलब मनवाने के लिए या लॉ का और उस क्षेत्र को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए वो रखता था। ठीक है, तो पुलिस वाला पावर भी उसके पास था। इसके अलावा लैंड ओनर था, वो बहुत बड़े जमीन का, बहुत बड़े एरिया का क्या था, मालिक था। सो ही हैविंग द ऑल अथॉरिटीज राइट टू आप कह सकते हो कम्युनिकेट द पीपल हु आर लिविंग देयर। उस एरिया के जितने भी लोग वहां पर रहते थे उनके ऊपर वो पावरफुल था, और उनको किस प्रकार से कौन सी खेती करनी है, कौन कितना लगान देगा, रेवेन्यू देगा, कौन कहाँ पर काम करेगा, ये सब वो करता था। फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी करता था। फॉरेस्ट में मतलब जैसे फॉरेस्ट में ये एरिया भाई इन आदमियों का है, ये तुम्हारा है, ये हनी तुम्हें यहाँ से कलेक्ट करना है, ये सैंडलवुड के पेड़ तुम्हें यहाँ से काटने हैं, इस तरह ट्रेड करना है। दे ऑल आर मैनेजिंग बाय द चीफ। ठीक है, और चेरिश लाइफ थी, लाइफ बड़ी मस्त थी उसकी। मस्त कैसे थी, ही वॉज लिविंग लाइक ए किंग ना। बहुत सारे नौकर चाकर थे, पुलिस थी, मतलब राजा की तरह वो रहता था। चेरिश लाइफ थी, ही वॉज एंजॉइंग हिज लाइफ वेरी इजीली। अब हुआ क्या, ब्रिटिशर आए। ब्रिटिशर ने क्या किया, ब्रिटिशर आने के बाद में क्या उसकी शक्तियों में फर्क आया, चेंज आया। देखो डू नॉट अलो, यानी पुलिस वो पहले रखता था, तो लैंड ओनर इज नॉट अलाउड टू हैविंग देयर ऑन पुलिस और मैन, जो लठियाल मैंने कहे थे, है ना, वो रख नहीं सकता था। अंग्रेज क्या बोले, भाई आपको अगर जरूरत है तो आप हमें बताओ, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, दूसरा देखो लैंड ओनर था, लॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। इसका मतलब हाँ उसके पास टाइटल था कि वो लैंड का, जमीन का मालिक है, लेकिन जमीन का जो मेन जो लॉ बनाने थे, ठीक है, कौन जमीन कितनी बुआई करनी है, कौन सी फसल की करनी है, उस जमीन का लगान, उस जमीन का टैक्स रेवेन्यू कौन पे करेगा, कितना करेगा, दैट ऑल थिंग। व्हाट अबाउट द रेवेन्यू, व्हाट अबाउट द टैक्स, व्हाट अबाउट द रेंट, व्हाट अबाउट द ऑल मैनेजमेंट ऑफ लैंड, हैंडओवर, या फिर आप कह सकते हो ये सब किसके अंडर में आ गया, कॉलोनियल या ब्रिटिश ऑफिसर। यानी ब्रिटिश ऑफिसर वो सारा हैंडल करते थे, वो एक नाम मात्र का सिर्फ क्या था, लैंड ओनर बच गया था। देखो लोकल रूल को जो डिसाइड करता था, हैड टू पे ट्राइब। अच्छा, लोकल रूल जो थे उसको भी बंद कर दिए। बदले में ये देखो, ये भी बड़ी बड़ी बात है, हैड टू पे ट्राइब्यूट। ट्राइब्यूट क्या होता है बेटा, ट्राइब्यूट होता है उपहार, नजराना आप कह सकते हो, या फिर
गिफ्ट जिसको बोलते हैं ना, यानी उस चीफ को अंग्रेज अधिकारियों को खुश करने के लिए समय समय पर ट्राइब्यूट करना पड़ता था। यानी एक तो सलामी तो देनी पड़ती थी, है ना, उनको सलामी देनी पड़ती थी, साथ में कुछ उपहार, चाहे वो पैसे हों, वट एवर दे गिफ्ट, यू कैन से दैट सिंपल वे। यानी द चीफ हैड टू पे ट्राइब्यूट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश ऑफिसर्स। और फॉरेस्ट मैनेजमेंट था वो भी उसका लॉस्ट हो गया। ही हैविंग द अथॉरिटी ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के जितने भी लॉ थे वो सारे उसने क्या कर दिए, लॉस्ट हो गए। और चेरिश लाइफ भी क्या हो गई उसकी, लॉस्ट हो गई। यानी अब वो नौकर चाकर नहीं रहे, वो शान और शौकत नहीं रही, वो सारी फैसिलिटीज नहीं रही। सो ये सब हुआ किसकी वजह से, कॉलोनियल रूल की वजह से। यानी जो सरदार की लाइफ थी वो बिल्कुल भी मतलब ना के बराबर हो गई। वो नाम मात्र का सरदार रहा, सारी की सारी जो पावर थे वो किसके हाथ में चले गए, कॉलोनियल या फिर ब्रिटिश रूल के बाद हाथ में, ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथ में। दूसरा देखो, एक हमने पढ़ा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ क्या हुआ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब जो जूम कल्टीवेशन थी, है ना, उसमें क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट वांट्स टू सेटल देम। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्या सोचा कि ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर है, ये जो खेती करते हैं, इधर से उधर भाग जा रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, तो इनको ऐसे मैनेज करना तो बड़ी मुश्किल है। इनको एक जगह क्या करो, सेटल करो, यानी इनको एक एरिया दे दो, ठीक है, किलोमीटर जितना भी है, 5, 10, 50, 100, 1000 किलोमीटर का इनको एरिया दे दो, और वहां पर ये क्या करेंगे, अपनी खेती करेंगे। अब हुआ क्या, देखो, ब्रिटिशर ने उन ट्राइबल्स को ये कहा कि भाई आप घूमो नहीं, आपको एक जगह है रह करके खेती करनी है, ठीक है। अब उसका असर क्या हुआ, देखो, क्यों करना चाहते थे, पहले तो ये फायदा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वाई ब्रिटिशर वांट्स टू शिफ्टिंग कल्टीवेटर एज ए सेटल कल्टीवेशन, कि जो शिफ्टिंग या जूम कल्टीवेशन था उसको वो सेटल क्यों करना चाहते थे, क्या उनका फायदा था। फायदा एक तो ये था, देखो, रेवेन्यू कुड कलेक्ट इजीली। एक जगह अगर कोई रह रहा है, एक एरिया में रह रहा है, तो जो लगान था, जो टैक्स था, जो रेवेन्यू था, वो तुरंत ऑफिसर जाएगा और वहां से कलेक्ट किया, है ना। और अगर एक आज यहाँ है, कल को 5 किलोमीटर आगे चला गया, फिर 50 चला गया, 100 चला गया, तो ऑफिसर उसके पीछे पीछे थोड़ी घूमेगा, है ना। तो मतलब वो डाल डाल पात वात वाली बात हो जाएगी ना। तो इट्स वॉज वेरी इजी टू कलेक्ट द रेवेन्यू इफ जो जूम कल्टीवेशन था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, सेटल्ड एज ए मतलब परमानेंट कल्टीवेटर अगर वो बन जाए, एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो हमें बड़ी आसानी होगी उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। तीसरा देखो, सो दे मेजर द लैंड, इसलिए उन्होंने क्या किया, जमीनों को मापा, माप बना दी, जमीन को नाप दिया, फर्टाइल जमीन ऐसी है इसका ज्यादा रेवेन्यू होगा, कम जो बैरन है, जो कम फर्टाइल है उसका कम होगा। उन्होंने सारे मतलब जमीन को नापा, नाप करके और उसके बाद में उसके लॉ बना दिए कि इस जमीन का मालिक ये है, इस जमीन का लैंड ओनर ये है, यहाँ से इतना मतलब पैसा या रेवेन्यू हमारे पास आएगा। और याद करो, सेकंड चैप्टर में यही पढ़ा था कि लैंड ओनर बन गए थे, कुछ बन गए थे टीनेट्स, ठीक है, यानी जमींदार जो बना दिए थे, और उसके नीचे छोटे छोटे किसान बना दिए थे, ठीक है। तो जो जमींदार था, जो मुखिया था, हेडमैन का नाम भी आया, हेडमैन का काम था कि भी मेरे नीचे अगर मान लो 50 किसान हैं, तो वो 50 किसान खेती करेंगे, उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद में मैं उनसे लगान जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करूंगा, पैसे इकट्ठे करूंगा, एंड आई हैड टू पे दैट रेवेन्यू टू ब्रिटिश ऑफिसर, ऑफिस में, ठीक है। बात समझ में आई क्या, यानी उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि 50 किसानों पर एक आदमी रख दिया, जिसको हेडमैन आप कह सकते हो, जमींदार कह सकते हो, और लैंड ओनर कह सकते हो, है ना। तो उसको या तो उन्होंने 2-3 तरीके से किया, भाई जैसे मुझे उन्होंने क्या कहा कि आप यहाँ के जमींदार हो और आपको 1 लाख रुपए सालाना हमें पे जमा करना है, तो मैं क्या, और मैंने बोला भी मैं किससे लूंगा, तो आप, उन्होंने बोला कि आपके ये नीचे 100 किसान हैं, तो मैं उन किसानों को फिर मैं मतलब कम्युनिकेट करूंगा कि आपको ये फसल बोनी है, ये करनी है, वो करना है, वो सारा सिस्टम। अगर वो फसल उनके कम भी है तो भी उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा, मुझे तो 1 लाख रुपए पे करने हैं सरकार को, अगर नहीं कर पाऊंगा तो मेरे पेनल्टी हो जाएगी। सो ये इस प्रकार से उन्होंने क्या बना दिए, रूल्स बना दिए। एंड लैंड सेटलमेंट्स आपने पढ़ा होगा, लैंड सेटलमेंट जो 3 परमानेंट था और जो 3 नाम आए थे ना, परमानेंट वाला, रेतवाड़ी, वो, इसलिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट भी जो रूल लेकर आए वो, ठीक है। ये सब किसके साथ हुआ था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ में, ठीक है, समझ में आ गया होगा।
यानी ब्रिटिश सरकार के नियमों ने ट्राइबल की लाइफ को कैसे कैसे प्रभावित किया, ये हम पढ़ रहे हैं। चीफ की समझ में आ गया होगा, चीफ के जो राइट थे वो कम हो गए थे, सरदार की शक्तियां कम हो गई थी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या हुआ था, ब्रिटिशर उनको एक जगह रह करके खेती करवाना चाहते थे, लेकिन और इसके लिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट लेकर आए, लैंड के नियम बनाए हैं, कौन कितना टैक्स देगा, ये सभी उन्होंने किए, क्योंकि जो लोग एक जगह रहेंगे तो अधिक टैक्स हमें मिल सकता है। अब देखो प्रॉब्लम विद, अगला है प्रॉब्लम विद सेटल जूम कल्टीवेशन। अब हमने ये पढ़ा कि जो जूम कल्टीवेशन था उसको वो सेटल करना चाहते थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई, देखो पहली प्रॉब्लम तो ये आई कि अगर मैं एकदम मस्त घूम रहा हूँ इधर उधर, तो मुझे कोई बोलेगा कि बेटा इधर बैठना है तेरे को पूरी जिंदगी भर, तो मैं तो बैठूंगा नहीं ना। यानी मेरा जो ट्रेडिशन था, मेरी जो लाइफ थी, मेरी जो फ्रीडम थी, उसको उन्होंने बांध दिया। पहली प्रॉब्लम तो यही आई कि the tribal who is having the right of Zoom cultivation, या they are doing the Zoom cultivation, they did not want to settle on one place। वो एक जगह रह करके खेती करना ही नहीं चाहते थे। तो क्या हुआ, इश्यू तो होगा। जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने उनको धमकाया, बोलो हम आपको शूट आउट कर देंगे, आपको यहाँ से निकाल देंगे, मार देंगे, डरा करके उनको एक जगह सेटल करना स्टार्ट कर दिया। चलो डर डर के बेचारे कुछ ना कुछ हो गई। अब हुआ क्या, देखो सेटल कल्टीवेशन में क्या हुआ, उनके पास कोई खाद वगैरह तो थी नहीं। एक जमीन पर उन्होंने 1 साल खेती की, 2 साल की, 3 साल की, लेकिन वो जमीन बहुत ज्यादा ड्राई थी एंड नॉट फर्टाइल भी थी। द लैंड विच दे आर यूजिंग, दैट सेटल कल्टीवेशन में जो यूज कर रहे थे, दैट वाज नॉट सो फर्टाइल एंड ऑल्सो ड्राई। तो वो 2-3 साल तो उन्होंने फसलें ली, उसके बाद में क्या हो गई, वो बैरन हो गई, बंजर हो गई, मतलब यानी वहां से फसलें मतलब उगना और उगने के बाद में मतलब पकना तो बहुत मुश्किल हो गया। अब हुआ क्या, उनको तो पैसे तो पे करने पड़ेंगे, या तो कर्जा लेके करो, लोन लेके करो, या किसी से मांग के, यानी जमींदार को या जो लोकल हेडमैन था उसको पैसे तो पे करने पड़ेंगे। ये सब भी क्या हुआ, मिक्सचर हो गया। मतलब कि हमारे पास जब आमदनी नहीं है, मेरी फसल ही नहीं पक रही, तो मैं पैसे कहाँ से दूं। तो आपस में क्या हुई, लड़ाई हुई, और लड़ाई की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा मान लिया था कि आप कुछ एरिया में सेटल हो जाओ, बाकी आप जूम कल्टीवेशन करते रहो। ठीक है, बात समझ में आई क्या। तो ये आज का टॉपिक था बेटा, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में कि फॉरेस्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट थे। फॉरेस्ट के लॉ उन्होंने बनाए, जंगल के नियम बनाए, वो बहुत ज्यादा उनको परेशानी हुई ट्राइबल्स को। ठीक है, इनमें तो ये होता, चीफ सरदार तो सोचा कि चलो ठीक है, जो हो रहा है वो चलो ठीक है, मेरी शक्तियां कम होगी, कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूंगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ भी यही हुआ था कि उनको सेटल करना चाहा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, तो कुछ एरिया में अलाउ कर दिया कि आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते रहो, जूम कल्टीवेशन करते रहो, जो बच गए उनको एक जगह फिक्स कर दिया था। और उसके बाद आता है फॉरेस्ट लॉ। फॉरेस्ट लॉ में क्या होता है वो हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।